देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूं। राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही, ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज बात एक ऐसे शख्स की जो महाराष्ट्र राज्य का सबसे विवादित राज्यपाल रहा है और जिनका इस्तीफा हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया और उनकी जगह पर महाराष्ट्र को नया राज्यपाल दिया गया है। महाराष्ट्र में अब से 2.5 दशक पहले पीसी अलेक्जेंडर नाम के एक राज्यपाल हुआ करते थे। हालांकि वो आए तो कांग्रेस से थे, लेकिन जब राज्यपाल के पद पर विराजमान हुए तो फिर बिना किसी भेदभाव के उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई थी और अपने कामों से आदर्श स्थापित किए थे। लेकिन उसी महाराष्ट्र में एक ऐसे राज्यपाल भी आए जो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान विवादों में फंसे रहे और जिन पर विपक्षी पार्टियां खुलकर पक्षपात करने का आरोप लगाती रहीं। इसे आप संयोग कह सकते हैं कि सितंबर 2019 में जब भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली तो उसके बाद से ही महाराष्ट्र में ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गया। उसके बाद अगले ही महीने अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, यानी कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन सकती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गए और बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। मौके का फायदा उठाया शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने और कांग्रेस और शिवसेना को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाने का फैसला किया गया और यह तय हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके पहले एक खेल हो गया। अक्टूबर में चुनाव नतीजे आने के बाद जब सरकार बनने में देरी हो रही थी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। इस बीच तीनों ही पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी एक साथ आईं और 22 नवंबर 2019 को नेहरू सेंटर में एक बैठक हुई शाम के वक्त और उसमें यह तय हुआ कि तीनों पार्टियों की मिलकर सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे का नाम बतौर मुख्यमंत्री ऐलान कर दिया गया। लेकिन रातों रात एक खेल हो गया। राज्यपाल ने उसी रात महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार ने शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री सुबह सुबह आई इन तस्वीरों ने सभी को चौंका दिया। एक शाम पहले तक नाम चल रहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। सुबह के वक्त सारे अखबारों ने भी यही खबर दी थी, लेकिन टीवी पर तो देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते नजर आ रहे थे। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। इस पूरे खेल में एक नाम जो सबसे अहम था वो था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का, जिन्होंने की रातों रात महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया था और सुबह सुबह चुपचाप फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला दी थी। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। राज्यपाल पर सीधे तौर पर आरोप लगा कि वे बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें गुपचुप राष्ट्रपति शासन हटाने की रातों रात क्या जरूरत आन पड़ी। और कोश्यारी ने जब शपथ विधि दिलाने का फैसला किया, शपथ विधि करने का फैसला किया, तो ऐसे में राज्य के तमाम गणमान्य लोगों को शपथ विधि में आने का आमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। आमतौर पर जब शपथ विधि होती है तो उसमें विपक्ष के नेता को भी बुलाया जाता है, आला अधिकारियों को भी बुलाया जाता है और उनके परिजनों को बुलाया जाता है। कई लोग उस शपथ विधि में शामिल होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। हालांकि 3 दिनों बाद ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई, क्योंकि
अजीत पवार ने एनसीपी के जितनी संख्या में विधायकों को लाने का वादा किया था उतनी संख्या में विधायक नहीं आए, और जो साथ में जो पहले 12 विधायक आए भी थे वे भी शरद पवार की इस धमकी के बाद वापस एनसीपी में लौट गए कि अगर उन्होंने अजीत पवार का साथ दिया तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की जा सकती है। ऐसे में मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को आदेश दिया था कि वे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। जब फडणवीस को लगा कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं होगी, जो कि 145 की थी, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं जिनमें से कि मैजिक फिगर 145 का है। जब फडणवीस को लगा कि वे इतनी संख्या में विधायक नहीं पेश कर सकते तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। फडणवीस की सरकार तो गिर गई, लेकिन इस घटना के बाद भगत सिंह कोश्यारी अपनी हरकत की वजह से विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए और आगे भी विपक्षी पार्टियों के साथ उनकी तनातनी चलती रही। एक बार बड़ा विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब विधान परिषद के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की बारी आई। आमतौर पर राज्यपाल उन्हीं उम्मीदवारों को विधान परिषद के लिए मनोनीत करते हैं जिनका कि नाम सरकार की ओर से प्रस्तावित किया जाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से कुल 12 नामों का प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि 12 सीटें ही खाली थी जिन पर कि राज्यपाल को मनोनीत करने थे सदस्य, और 4 नाम शिवसेना की तरफ से थे, 4 कांग्रेस की तरफ से और 4 एनसीपी की तरफ से। जब ये लिस्ट कोश्यारी के पास भेजी गई मंजूरी के लिए तो कोश्यारी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और ये लिस्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। सरकार की ओर से बार बार कोश्यारी को याद दिलाया जाता रहा कि आपके पास ये 12 नाम हैं, आप इनको नामांकित कीजिए विधान परिषद के लिए, लेकिन कोश्यारी टस से मस न हुए। यहाँ तक कि शरद पवार ने एक गुस्से भरा खत भी कोश्यारी को लिखा था और उनको कहा था कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोश्यारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और कोश्यारी का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उस लिस्ट पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद कोश्यारी 2 बार फिर से बड़े पैमाने पर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आए। एक बार तब जब उन्होंने गुजराती मारवाड़ी समुदाय का महिमा मंडन करते हुए और मुंबई में उनकी अहमियत बताते हुए एक बयान दिया, जिससे शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां भड़क गईं। इसके बाद एक और बार तब विवाद हुआ जब उन्होंने महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों के बारे में कुछ बातें कहीं। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। इसके लेकर फिर से तीनों विपक्षी पार्टियों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। भगत सिंह कोश्यारी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से जुड़कर की थी और आगे चलकर वो बीजेपी के सदस्य बने। साल 2001 में वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और 2014 के लोकसभा चुनाव में वे नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद चुने गए। आमतौर पर संवैधानिक भावना ये रहती है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते वक्त ये देखा जाना चाहिए कि वो लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के मामले में ऐसा नहीं था। साल 2019 में ही उनका कार्यकाल बतौर सांसद खत्म हुआ और उन्हें यहाँ महाराष्ट्र में राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। लेकिन ऐसा सिर्फ बीजेपी के मामले में ही नहीं है, दूसरी पार्टियां भी भूतकाल में इस तरह से कर चुकी हैं। कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे की मिसाल हमारे सामने है। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें एक राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। उसके बाद वापस से वो सक्रिय राजनीति में आ गए। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी काफ़ी लंबे समय से कोश्यारी को हटाए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन उस पर कोई फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया जा रहा था। अब जब कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो गया है तो इन तीनों ही पार्टियों ने खुशी जाहिर की है। अब नए राज्यपाल रमेश बैस जल्द ही महाराष्ट्र के गवर्नर का चार्ज लेंगे। महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किए जाने से पहले
वे झारखंड के राज्यपाल थे और उनका इतिहास भी काफ़ी विवादों भरा रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां यही उम्मीद कर रही हैं कि रमेश बैस बायस्ड नहीं होंगे और निष्पक्ष तरीके से राज्यपाल की गरिमा बरकरार रखेंगे।